दिन खत्म होने से पहले मैंने बैंक से 10 अरब उधार लिए। फिर मैंने एक स्टील का किला बनाने में 1 अरब खर्च किए। फिर मैंने एक वेयरहाउस सुपरमार्केट खरीदने में 20 करोड़ खर्च किए और मैंने उसे रातों रात खाली कर दिया। सब कुछ करने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया। मैंने सिर ऊपर करके रेड वाइन की 30 बोतलें पी। मैंने आंखें बंद की और उस पल का इंतजार करने लगा। सिर्फ मुझे पता था कि आज रात 12 बजे जब घंटी बजेगी तो क्या होगा। दुनिया एक लंबे बर्फीले तूफान की चपेट में आ जाएगी। वो भयानक बर्फीला तूफान बेरमी से ज्यादातर इंसानों को निगल जाएगा। जैसे ही 12 बजे घंटी बजेगी, एक रहस्यमयी कण पूरी दुनिया में फैल जाएगा। रात का आसमान अजीब सफेद रोशनी से भर जाएगा। साफ तौर पर देर रात हो चुकी थी, लेकिन दोपहर जैसी रोशनी थी। मैंने किसी के वापस आने का इंतजार नहीं किया। बर्फ गिर चुकी थी। शुरुआत में यह बस एक चींटी के आकार का था। पलक झपकते ही यह एक भयंकर तूफान में बदल गया। पूरा शहर बेहिसाब बर्फ से ढक गया। सड़कें एक पल में ठप हो गई। चारों तरफ फैली ठंड किसी जंगली जानवर जैसी थी। हवा के हर हिस्से में वही ठंडक घुली हुई थी। लोग घबराकर घरों की ओर भागे। दुनिया भर में भीषण ठंड और कम तापमान की वजह से हालात बिगड़ गए। इस बीच पूरी इंटरनेट की दुनिया में खलबली मच गई। हर कोई शिकायत कर रहा था कि अभी तो सर्दियों की शुरुआत ही हुई है। घरों में सिर्फ पतझड़ के मौसम वाले कपड़े थे। कुछ बेवकूफों ने तो आत्महत्या भी कर ली क्योंकि उन्हें अगले दिन काम पर नहीं जाना था। मैं हंसा और अपना सिर हिलाया। मेरे दिल में कहीं ना कहीं यह बात थी कि यह कोई आम बर्फीला तूफान नहीं है। यह कभी नहीं रुकेगा। तापमान गिर रहा था। संसाधन खत्म हो रहे थे। अब बस ठंड से जमने या भूख से मरने का ही इंतजार था। घर में जमा सामान को देखकर लगा कि यह मेरे 100 साल तक जीने के लिए काफी है। सोफे पर हवा की आवाज गूंज रही थी। मैं सोफे पर ही सो गया। मैंने आंखें बंद कर ली। बर्फ ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया था। खिड़की के बाहर सब सफेद दिख रहा था। सड़कें और पेड़ पूरी तरह गायब हो गए थे, जैसे वे कभी थे ही नहीं। बर्फीला तूफान अभी भी जोरों पर था। टीवी पर इस तबाही की खबरें चल रही थी। रात भर में तापमान 100 डिग्री से नीचे गिर गया। मेरी नजर में तो दुनिया की प्रजातियां लगभग खत्म ही हो चुकी थी। बस कल रात ही हजारों लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। समुद्र का किनारा बर्फ में जम गया था। इस खबर ने लोगों में खलबली मचा दी। सामान की अंधाधुंध खरीद फरोख्त पर अब किसी का ध्यान नहीं था। बाहर का तापमान अभी भी बहुत ज्यादा था। दरवाजा बर्फ से जाम हो गया था। बेबस लोग बस यही दुआ कर रहे थे कि यह तबाही जल्द खत्म हो जाए। मैं आराम से घर में रेड वाइन पी रहा था और स्टेक काट रहा था। मुझे जरा भी ठंड नहीं लग रही थी। आखिर बेकार चीजों से बने इस सेफ हाउस में तापमान 22 डिग्री पर आरामदायक बना हुआ था। तभी अचानक फोन वाइब्रेट हुआ। कॉल होली मदर बाई लियान हुआ की थी। वो रो रही थी। उसे खाने के लिए कुछ चाहिए था। उसने कसम खाई कि ये एक आपदा है और वो बाद में दोगुना लौटा देगी। मैंने बिना सोचे समझे फोन काट दिया और मना कर दिया। मैं इस औरत की असलियत अच्छी तरह जानता हूं। शुरू में मैं उसके मासूम चेहरे के धोखे में आ गया था और उसे खाना दे दिया था। नतीजा यह हुआ कि वो एहसान फरामोश निकली। उसने बाहरी लोगों के साथ मिलकर मुझे मारने की साजिश रची। यहां तक कि उसने मेरी हड्डियों का सूप भी बना डाला। यह सोचकर मेरा मन उसे तुरंत मार डालने का हुआ, लेकिन मैंने अपने गुस्से पर काबू पाया और उसे एक मैसेज भेजा। अरे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा खाना खत्म हो गया है। बस स्टेक का एक टुकड़ा बचा है जिसे अभी अभी फ्राई किया है। मैसेज भेजने के बाद मैंने टेबल पर रखे स्टेक और रेड वाइन की एक फोटो खींची। मैंने उसे अपनी पजामा पहने हुए एक सेल्फी भी भेजी। फोटो देखते ही बाई लियान हुआ कि आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ। इतनी कड़ाके की ठंड में मैं पजामा पहने मसालेदार खाना खा रहा था। फोटो में स्टेक और रेड वाइन देखकर बाई लियान हुआ के मुंह में पानी आ गया। मैंने तुरंत मैसेज का जवाब दिया। कमरे में लालच भरा हुआ था। वो भी खाना चाहती थी। अगर यह पिछला जन्म होता तो मैं जरूर अपनी जान जोखिम में डालकर सामान पहुंचा देता, लेकिन अब मैं कोई स्वीट डॉग, आज्ञाकारी कुत्ता नहीं रहा। मैन यूयू ने जवाब दिया, मुझे भूख लगी है, सुपरमार्केट जाओ और खुद खरीद लाओ। यह जवाब सुनकर बाई लियान हुआ को बहुत गुस्सा आया। मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने ढेर सारी किताबें उठाई और उन्हें ध्यान से पढ़ने लगी। दुनिया के अंत का सामना करने के लिए मैंने बहुत सारी किताबें जमा कर ली थी। इन प्रोफेशनल जानकारियों को गहराई से समझने और उनमें महारत हासिल करने से मुझे मुश्किल समय में मदद मिल सकती थी। तीसरा दिन असल में आमने सामने की लड़ाई का दिन था। मुझे पता था कि क्या होने वाला है। मैं पूरी रात जागती रही और इसी पल का इंतजार करती रही। वो पल था दुनिया भर में बिजली गुल होने का। बिजली गुल होने से एक के बाद एक कई दिक्कतें शुरू हो गई। पानी की सप्लाई का सिस्टम ठप पड़ गया। बिजली जाने से आम लोग अंधेरे में डूब गए और मैंने बिजली पाने के लिए पहले ही 2 स्टैटिक जनरेटर चालू कर दिए थे। मैंने मुस्कुराते हुए अपना फोन चलाया। बिजली गुल होने की वजह से पूरा नेटवर्क ठप पड़ा था। अधिकारी ने कहा कि मरम्मत जल्द ही हो जाएगी। मैंने चुपचाप सिर हिलाया। अधिकारी ने पहले ही हार मान ली थी। मैं इस आखिरी समय में जीना चाहता था। मैं सिर्फ खुद पर ही भरोसा कर सकता था। असल में आज ही सब कुछ खत्म होने वाला था।
आज ही वो दिन था जब सब कुछ खत्म होने वाला था। आधुनिक समाज की बिजली और खाने पीने की चीजों के बिना इंसानों की बड़ी आबादी मरने वाली थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सामान की बहुत कमी हो रही थी। गुंडे लूटपाट करने लगे थे। व्यापारियों ने इंस्टेंट नूडल्स की कीमत 1000.1 युआन कर दी थी। इस मुश्किल समय में इंसानों का असली चेहरा सामने आ गया था। वे ग्रुप में गर्मागर्म बहस कर रहे थे। मेरे घर में बहुत सारा सामान भरा हुआ था। खाना पीना सब कुछ था। ईंधन भी था। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग में रह रहा हूं। दूसरे लोग भी सामने आए और गवाही देने लगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे घर में घूमते हुए देखा था। फिर उन्होंने ग्रुप में मेरा स्टेक खाते और वाइन पीते हुए वीडियो डाल दिया। ग्रुप में हंगामा मच गया। हर कोई मुझे नैतिक रूप से मजबूर करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने मुझ पर स्वार्थी होने और उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देने का आरोप लगाया। वे रोने धोने लगे कि मुझे अपना सामान उन्हें दे देना चाहिए, नहीं तो अगर मैं मर भी जाऊं तो भी वे मेरा दरवाजा तोड़ देंगे। नैतिक दबाव, घुटने टेक कर प्रार्थना करना। गली के सारे लोग बाहर निकल आए थे। मकसद एक ही था, वे मेरा सामान मुफ्त में हथियाना चाहते थे। इन बेशर्म बातों को सुनकर मैंने रूखेपन से जवाब दिया, क्या हम करीबी हैं? मैं तुम्हें अपना सामान क्यों दूं? इस हालात में ये लोग पहले ही टूट चुके थे। सीधे शब्दों में कहें तो वे बस बकवास कर रहे थे। जिंदा रहने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। मुझे पता था कि दरवाजा खोलना मेरी दयालुता थी। ये पड़ोसी अंदर घुसाएं और मुझे पीटने लगे। वे मुझे जिंदा खा जाना चाहते थे। मैंने इन लोगों के असली और बुरे चेहरे देख लिए थे। इस मामले में मुझे इन दयनीय और नफरत के लायक कीड़ों से छुटकारा पाना ही था। मैंने सीधे ग्रुप में कॉल किया। मैंने ऑस्ट्रेलियन रेड वाइन की एक बोतल और बेहतरीन फ्रेंच गूज लिवर निकाला। मैं खाते पीते हुए स्ट्रीम कर रहा था। जब उन्होंने ये देखा तो ग्रुप में हर कोई बौखला गया। कई महिला निवासियों ने भी अस्पष्ट संदेश भेजे। वे साफ तौर पर मौजूदा बाजार को समझती है। उन्हें पता है कि पैसे का कोई मोल नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने शरीर के बदले मेरा सामान लेने का प्रस्ताव रखा। यहां तक कि पुरुष निवासी भी इस लालच से खुद को रोक नहीं पाए। वे चाहती थी कि मैं उनका बड़ा भाई बनूं। सबसे घिनौनी बात यह थी कि कुछ बूढ़े आदमी भी मुझे गले लगाना चाहते थे। मैंने कई लोगों को निजी संदेश भेजे। मुझे उन पर तरस आया। मैंने एक शेल्फ पर अपना फोन अपने सामने रखा। मैं इंतजार कर रहा था कि ये लोग कोई नई चाल चले। मैं सोफे पर लेटा हुआ था, बाएं हाथ से रेड वाइन पी रहा था और दाएं हाथ से गूज लिवर खा रहा था, और खिड़की के बाहर हो रही खूबसूरत लेकिन खतरनाक भारी बर्फबारी का मजा ले रहा था। आधा महीना बीत गया। खिड़की के बाहर भारी बर्फबारी बिल्कुल नहीं रुकी। पूरा शहर सफेद मलबे में बदल गया था। मुझे याद था कि अगले महीने तक बर्फ चौथी मंजिल तक पहुंच जाएगी। ये कब तक चलेगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। मैं इतना बोर हो गया था कि मैंने पड़ोसियों के संदेश देखने शुरू कर दिए। इन बेकार संदेशों के बीच एक व्यक्ति के नाम ने मेरा ध्यान खींचा। जोकर ने जो संदेश भेजा था वो न तो वेश्यावृत्ति की शिकायत थी और न ही कोई निजी संदेश, बल्कि शर्तों के आदान प्रदान का एक शांत और समझदारी भरा प्रस्ताव था। मिस्टर झांग, मेरा खाना और दवाइयां खत्म हो रही है। मुझे आपकी मदद की उम्मीद है। बदले में मैं बाद में आपकी मेडिकल देखभाल कर सकती हूं। उसकी छवि तुरंत मेरे दिमाग में उभर आई। तियानहाई पीपल्स हॉस्पिटल की पहली महिला डॉक्टर है। 26 साल की उम्र, लंबी कदकाठी, कम से कम 1.75 मीटर। जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो उसका शांत और नाजुक चेहरा नहीं, बल्कि उसका आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व था। मुझे हैरानी नहीं हुई, वो डॉक्टर बनने के काबिल है। उसने वेश्यावृत्ति की बात नहीं की, बल्कि चीजों के आदान प्रदान की बात की। ये दिलचस्प है। मुझे जोकर का नजरिया वाकई पसंद आया। आखिरकार वही लोग जीने के हकदार हैं जो अपनी अहमियत साबित करते हैं। लेकिन मैंने उसे अंदर आने देने का कोई इरादा नहीं बनाया। अंत में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने उसे अपना जासूस बनाने का फैसला किया। मैंने पहले से ही पड़ोसियों की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया। बेशक मुझे डर नहीं था। मैंने इस स्टील के किले को बनाने और सुरक्षा के कई फीचर्स को कस्टमाइज करने में बहुत पैसा खर्च किया था। उस दिन, जैसा कि उम्मीद थी, मुझे देखकर पड़ोसी गुस्से से पागल हो गए। संझिचाओं ने एक नया ग्रुप बनाया और मुझे छोड़कर बाकी सभी लोगों को उसमें शामिल कर लिया। मेरी अच्छी खासी जिंदगी देखकर वे बहुत जलने लगे। वे मेरे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे और मेरी सारी चीजें हड़पना चाहते थे। उनका नारा था, हाथ में तलवार लो, मेरे पीछे आओ और मार डालो। झांग यी ने सारा सामान कब्जे में कर लिया। उनका पागलपन स्क्रीन के पार भी महसूस हो रहा था। तभी जोकर ने चेतावनी दी कि वे बिल्डिंग पर हमला करने वाले हैं। मैंने देखा और शांति से जवाब दिया। मुझे पता था कि जोकर अपने सोफे पर बैठा है और माथे पर बल डाले शांति से मेरा जवाब देख रहा है। वे सब हरकत में आ गए। वीडियो देखने के बाद वे सब पागल हो गए थे। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? उनकी राय में इस समय सबसे समझदारी भरा काम यही है कि कुछ सामान देकर उनका गुस्सा शांत किया जाए और शांति बनाए रखी जाए। वरना कोई इंसान कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वो इतने सारे लोगों से नहीं लड़ सकता। मैंने बस हल्का सा मुस्कुराया और उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की। मैंने बस इतना कहा, याद रखना, इस बार मत आना।
मैं तुम्हें बस एक बार याद दिला रहा हूं। रुको और तमाशा देखो। कुछ ही देर बाद नाव के निचले हिस्से में हल्की सी हलचल हुई। ये सैकड़ों लोगों के सीढ़ियों पर चढ़ने और तैरकर ऊपर आने की आवाज थी। जल्द ही कोई दरवाजा तोड़ने के लिए दौड़ा। झांगी, बाहर निकल आओ। अगर बुरी मौत नहीं मरना चाहते तो ये तुम्हारा आखिरी मौका है। हमारे अंदर घुसकर तुम्हें मारने का इंतजार मत करो, तब रोने का कोई फायदा नहीं होगा। मैंने भी उनके साथ कोई नरमी नहीं बरती। मैंने पीछे से हाई वोल्टेज पावर बटन दबा दिया। दरवाजा तोड़ रहे उस पागल आदमी को जोरदार बिजली का झटका लगा। उसका पूरा चेहरा दर्द से ऐंठ गया। सबसे भयानक बात यह थी कि तंग गलियारे में 100 से ज्यादा लोग जमा थे। जैसे ही उसे बिजली का झटका लगा, उसके पीछे खड़े बहुत सारे लोग भी उसकी चपेट में आ गए। 10 सेकंड बाद मैंने बिजली काट दी। 9 लोग धुएं से घिरे हुए थे। हवा में भुने हुए मांस और जली हुई मछली की गंध फैली हुई थी। भीड़ फिर से भड़क उठी। इस कमीने झांग यी ने अपने पड़ोसी को मार डाला, अपने भाई बहनों को मार डाला, और अब बदला लेने के लिए इसे मारना ही होगा। भाइयों, चलो सब मिलकर चलते हैं। मैंने दरवाजा खटखटाया। लोगों के एक समूह ने लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा पकड़ा और उसे दरवाजे पर जोर जोर से दे मारा। जोरदार झटकों से मेरे चायदानी के पास रखे पानी के कप भी उछलने लगे। लेकिन मैंने आराम से तेज संगीत बजा दिया और उनकी हरकतों की परवाह नहीं की। वे दरवाजे पर जितनी जोर से वार करते, उतने ही उत्साहित होते जाते। कई बार वार करने के बाद उन्हें निराशा हुई कि दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। एक आदमी ने ध्यान से देखा और चिल्लाया, ये तो बैंक के वॉल्ट का दरवाजा है। यह सुनकर सबके दिल एक पल के लिए थम गए। किसी ने हताशा में पूछा, मैं इसे तोड़ नहीं पा रहा हूं। बैंक के एक कर्मचारी ने निराशा में सिर हिलाया और उनकी गलतफहमी दूर कर दी। लकड़ी की बात मत करो, ऐसे मजबूत दरवाजे को तो विस्फोटक से भी नहीं उड़ाया जा सकता। तभी मैंने अपना बायां हाथ उठाया और शूटिंग पॉइंट पर आ गया। दरवाजे के बाहर लोगों की भीड़ को आगे की योजना बनाते देख मेरा निशाना लगाने का मन नहीं हुआ। मैंने जल्दी से धनुष बाण तैयार किया और ट्रिगर दबाया। एक तेज आवाज गूंजी, फिर जोर से चीखने की आवाज आई। कोई डर के मारे चिल्लाया। उसके पास हथियार था। सावधान रहो। भीड़ में थोड़ी देर के लिए अफरातफरी मच गई, लेकिन गली इतनी तंग थी कि सैकड़ों लोग वहां जमा थे। मैं बिल्कुल भी भाग नहीं सकता था। मुझे इसकी परवाह भी नहीं थी। मैंने शुरुआत में 2 काम किए। मैंने खास हवा काटने वाला तीर लगाया। अगर मैं ट्रिगर नहीं दबाता तो इस मुश्किल हालात में मर जाता। मैंने एक ही बार में दर्जनों तीर चलाए। मुझे लगा कि मेरे हाथ से खून बह रहा है। मैं किचन की ओर मुड़ा और फ्रिज से हैप्पी वाटर कोला की एक बोतल निकाली। मैंने उसे अकेले ही पी लिया। तभी मैंने अपने दरवाजे की ओर देखा। वो सोने जैसा पतला लग रहा था। मैं बिल्कुल भी अंदर नहीं जा पा रहा था। पड़ोसी गर्म तवे पर चींटियों की तरह बेचैन हो रहे थे। निराशा फैल रही थी। मैं क्या कर सकता हूं? दरवाजा एलॉय मिश्र धातु का बना है। मैं उसे तोड़ नहीं सकता, लेकिन यह दीवार ईंट और सीमेंट की बनी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सारे लोग इसे तोड़ नहीं सकते। जब सबने ये सुना तो मेरी आंखों में अचानक एक चमक आ गई। मैंने देखा कि घर के अंदर लोगों का एक समूह खुशी मना रहा था। मैं भी उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। अब मुझे किसी और तरीके से डर नहीं लग रहा था। वैसे भी मेरे तरीके से बेहतर कोई और तरीका नहीं था। 1 महीने की कड़ी मेहनत से यह किला बनाया था। ये लोगों का समूह इसे आसानी से कैसे तोड़ सकता है? दरवाजे के बाहर एक आदमी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने दीवार पर जोरदार प्रहार किया। दीवार में दरार पड़ गई। सफेद धूल तेजी से गिरने लगी। सब लोग ताकतवर और उत्साहित महसूस कर रहे थे। उसे लगा कि उसे कोई रास्ता मिल गया है। उसने और भी जोर से प्रहार किया, जैसे उसमें अचानक बहुत ज्यादा जोश आ गया हो। लेकिन जब उस आदमी ने हथौड़ा उठाया और दूसरी बार मारा तो अचानक धातु के ढांचे से टकराने की साफ आवाज आई। एक जबरदस्त एंटीग्रेविटी फोर्स ने उसे दूर फेंक दिया। सबने उसकी तरफ देखा। उसके हाथ और मुंह कांप रहे थे। खून बहने लगा। कम तापमान की वजह से वो तुरंत जम गया। वो नजारा बहुत डरावना था। ये क्या बला है? सब उलझन में थे। ऐसी कौन सी दीवार है जो हथौड़े को वापस उछाल सकती है और लोगों को झटका भी दे सकती है? कोई सतह पर जमी पत्थर की धूल हटाने के लिए आगे बढ़ा। ये दीवार असल में स्टील की बनी थी। सबने राहत की सांस ली। उन्होंने चारों ओर देखा। सफेद धूल हटाने के बाद पड़ोसी के गिरे हुए घर की बालकनी में काले धातु की ठंडी और भारी चमक दिखाई दी। ऐसा क्यों हुआ? किसका घर स्टील का बना है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह घर स्टील का है। कोई इस निराशा को मान नहीं पा रहा था। वो दूसरी दीवारों को ठोकने के लिए पागल हो गया। लिविंग रूम में मैं लगातार बोलता रहा। मेरी आंखों में बहुत हलचल थी। क्या मैं वो नहीं सोच सकता जो तुम सोच सकते हो? मुझे बहुत अफसोस है। मेरी दीवार 20 सेंटीमीटर मोटे स्टील की बनी है। बम भी इसे उड़ा नहीं सकते। इमारत के मालिक ने खाली नजरों से उस धातु की दीवार को देखा। उसका दिल बाहर की बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। यह दीवार कहाँ है? किसी ने ऐसा घर क्यों बनाया? कोई अपना चेहरा ढंककर रो रहा था। उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति अचानक चिल्लाया, वहां एक बालकनी भी है। उसकी बालकनी को एक बड़ी खिड़की, लैंडिंग विंडो में बदल दिया गया था। वो पूरी तरह कांच की बनी थी।
वहां से अंदर जरूर जाया जा सकता था। हाँ, चूंकि खिड़की है तो बाहर निकलने का रास्ता भी होगा। उसे पूरी तरह सील करना नामुमकिन है। लोगों के एक समूह को जैसे कोई तिनके का सहारा मिल गया हो। वे पागलों की तरह पड़ोस वाले घर की ओर दौड़े। हालांकि दोनों बालकनियों के बीच 15 सेंटीमीटर का फासला और एक बार थी, लेकिन जान बचाने की उस दीवानगी के आगे ये रुकावटें मामूली थी। बालकनी इमारत की तरह पूरी तरह बंद नहीं थी। इमारत तो बंद थी, इसलिए वहां थोड़ी गर्मी थी। बाहर कड़ाके की ठंड थी। उत्तर की हवाएं जोरों से चल रही थी और बर्फ उड़ रही थी। ये कुछ ही घंटों में लोगों को बर्फ का टुकड़ा बना सकती थी। लेकिन चेन झेंगाओं और बाकी लोग तो पागल हो चुके थे। उन्हें लगा कि अंदर घुसते ही उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों का समूह चिल्लाने लगा। वे किसी अंतिम संस्कार के जुलूस की तरह मेरी बालकनी पर कूद पड़े। जाहिर है, मुझे यहां हो रही हलचल का तुरंत पता चल गया। दोनों तरफ कांच की दीवार थी। वो नजारा देखना मुश्किल था। पड़ोसियों ने अपने बाएं हाथ में पकड़े औजार फेंक दिए। उस पागल व्यक्ति ने जोर से उस बड़ी खिड़की पर प्रहार किया। मैं जल्दी में था। मैंने तांगी को खिड़की के पास खींचा। मैं आराम से लेट गया। मैंने अपने लिए एक कप गर्म कॉफी डाली। खिड़की पर जोरदार आवाजें गूंज रही थी। वे पागल लोग बर्फ से ढके हुए थे। वे किसी कभी न थकने वाली मशीन की तरह कांच तोड़ रहे थे। चोट लगने पर भी उन्हें जैसे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। खून बह रहा था और जम रहा था। मेरी नजर में घर में मौजूद खाने पीने की चीजें ही थी। पहले दीवार तोड़ने की इच्छा उतनी साफ नहीं थी, लेकिन अब पारदर्शी कांच के जरिए उन्होंने देख लिया था कि मेरी जिंदगी कितनी शानदार थी। चिप्स, हैमबर्गर, कोक, पिज्जा, रोस्ट चिकन, ये चीजें किसी नशे की तरह थी। बालकनी पर खड़े लोगों को उन्होंने पूरी तरह पागल कर दिया था। बस आधे महीने के लिए ये चीजें खाना छोड़ दो। वे अपने पिता से मिलने के लिए उत्साहित है। वे पूरी ताकत से उस खिड़की को तोड़ने के लिए बेताब है। मैं हाथ में कॉफी का कप लिए इस हंगामे का मजा ले रहा हूं। मैं आजाद हूं।